लेकिन आज वो सरकार 18 सालों के बाद कहाँ चली गई। आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी वहाँ घुटने टेक दिए हैं। नीतीश कुमार जी जो फैसला शिक्षकों के सवाल पर जो लिए हैं गुणवत्ता के लिए, ये इससे पहले हम लोग शिक्षा के सवाल पर पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार भर में हम लोगों ने आंदोलन किया। लड़ाई को लड़ सके तो निश्चित रूप से सरकार को इस विषय में काम करना चाहिए कि जो गरीब परिवार के, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, जेलों में बंद हैं और वो अपनी सजा भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन कोई बेल कराने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, उनकी रिहाई के लिए रास्ता बने और कोई कानून बने। जो इनके दावे हैं वो खोखले हैं। और अगर चाय पीने किसी के यहाँ गए हैं और निमंत्रण चाय पीने का दिए हैं तो कोई आते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी राजनीति में। गठबंधन कोई किसी एक नेता के पीछे चले जाए या फिर एक नेता का चयन करने में उनको कितना बड़ा संशय है, आप रोज देख रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 9 मई को उड़ीसा जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात होनी है। फिर 18 तारीख को पटना में पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं की मीटिंग होनी है और ये अपने आप में महागठबंधन इससे बड़ी जीत बता रही है। और इस वक्त बिहार की सियासी तपिश जो है वो काफी बढ़ गई है, चाहे वो उन बैठक को लेकर हो कि इस बैठक के बाद क्या होगा, क्या नीतीश कुमार को जो विपक्षी दल है वो अपना नेता मान लेंगे। दूसरी बात, शिक्षक की जो नई नियमावली आई है कि बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, इसको लेकर सरकार गिरी हुई है। खुद महागठबंधन के अंदर जो माले के जो 12 विधायक हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। जातीय जनगणना के मसले पर जो है वो सियासी वार छिड़ा हुआ है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद। आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, खुद तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन अब वो अपने रणनीति में सफल दिख रहे हैं। नवीन पटनायक से मुलाकात करने वाले हैं। खबर है 18 मई को पूरे देश के विपक्षी पार्टी के नेता आने वाले हैं, तो वो तो अपनी रणनीति में सफल दिख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर सिर्फ अंतर्राज्यीय पर्यटन पर हैं, घूम रहे हैं, लोगों के साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। आप जब सामान्य तौर पर किसी के यहाँ भी जाते हैं तो उनसे आपकी मुलाकात होगी, उनके साथ आप चाय पिएंगे, लेकिन अब बाहर निकल के आप कहते हैं ना कि हम गए थे और हमारी बात हो गई और सब लोग महागठबंधन की ओर या फिर एकता की ओर कोई बात हो रही है। कहीं भी इस तरह से किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की जिससे यह लगे कि महागठबंधन कोई किसी एक नेता के पीछे चले जाए या फिर एक नेता का चयन करने में उनको कितना बड़ा संशय है, आप रोज देख रहे हैं। अगर 18 मई को वो तमाम नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, बाकायदा एमएलसी के जो सदन के सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर उद्धव ठाकरे से मिले, शरद पवार से, अगर वो तमाम नेता यहाँ आते हैं तो क्या आप मान लेंगे नीतीश कुमार अपनी जो रणनीति में सफल हो रहे हैं अगर वो 18 तारीख को आ जाते हैं तो? प्रथमतः तो लगता है कि जो इनके दावे हैं वो खोखले हैं। और अगर चाय पीने किसी के यहाँ गए हैं और निमंत्रण चाय पीने का दिए हैं तो कोई आते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी राजनीति में। हमको लगता है कि हम लोगों को हमारी पार्टी, हमारे नेता ने जिस तरह से चीज़ों को रखा है बिल्कुल क्लियर है कि निश्चित तौर पर आज के तारीख में बिहार के राजनीति में जनता दल यू और जनता दल यू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हैं और निश्चित तौर पर आज के तारीख में इनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है और अपने खोए जनाधार का इनको पता है कि हमारा जनाधार अब कहाँ शिफ्ट कर गया है। रालोजद आज विकल्प है बिहार के अंदर। राष्ट्रीय लोक जनता दल आज समता पार्टी के समय जो संघर्ष हुआ और बिहार के अंदर जो कमजोर तबका समाज का था और न्याय प्रिय सभी लोगों ने समता पार्टी के संघर्ष में साथ दिया। समता पार्टी को संघर्ष में साथ ही नहीं दिया बल्कि समता पार्टी को सत्ता दिलाई और सत्ता ही दिलाकर नहीं छोड़ा। लगातार 17-18 वर्षों तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अपने ही व्यवहार के चलते, अपनी ही कुर्सी पसंदगी के चलते वो इधर उधर करते रहे और यह करने का परिणाम है कि आज इनकी विश्वसनीयता बिहार ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर खत्म है, समाप्त है, बिल्कुल समाप्त है। और ऐसे में आप ऐसी उम्मीद कि कोई इनको बिहार से बाहर भारत के सर्वोच्च पद के लिए नेता मान लेगा, हम लोग तो इसको बिल्कुल हास्यास्पद सवाल अब समझते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे होगा। आप राजपूत समाज से आते हैं, आरएलजेडी में राजपूतों को कितना सम्मान मिलेगा? पहली बात।
दूसरी बात, जब आप राजपूत समाज से आते हैं तो आनंद मोहन का सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि आनंद मोहन की रिहाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया है। आपको क्या लगता है, आनंद मोहन के बाहर करने के लिए जो नियम में बदलाव किए गए, क्या इसका फायदा जेडीयू को मिलने वाला है, महागठबंधन को मिलने वाला है? आपका स्टैंड इस मसले पर क्या है, आपकी राय क्या है? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल जी इन चीजों को उस रूप में न देखती है न एक्ट में करती है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो न्यायप्रिय समाज और एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना और संकल्प के साथ पार्टी का गठन किए हैं जिसमें कोई जाति और धर्म की कोई प्राथमिकता उस रूप में नहीं हो कि वो हम उनको जोड़ लेंगे और उनसे वोट ले लेंगे। हम जो समाज में पिछड़े हैं, जो समाज में पिछली पंक्ति में बैठे हैं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं और उस लड़ाई के लिए हम सभी समाज, सभी जाति, उसमें राजपूत भी एक जाति है, निश्चित तौर पर राजपूत सहित बिहार में जितनी जाति के लोग हैं वो किसी भी तरीके से, अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या बिहार में किसी भी तरीके से कोई समाज अगर पिछड़ा है तो निश्चित तौर पर उस समाज को आगे लाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम सामाजिक न्याय और पिछड़े लोगों को आगे लाने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज भी आप किसी गरीबों के गाँव में, जिनको आप अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति के गाँव में जाते हैं तो घरों को देखकर, गाँव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस जाति का गांव है। तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जो दलित बस्ती है, जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बस्ती है, निश्चित रूप से वो देखकर ही जब कमजोर लगता है तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर हम उसको अगली पंक्ति में लाने के लिए संकल्पित हैं और हमारा वो प्रयास है कि उसके साथ साथ हम न्यायप्रिय नेता के रूप में अपने नेता को देखते हैं और हमारे नेता एक्ट करते हैं तो हम यह मानते हैं कि वो सवर्ण समाज का, चाहे कोई भी जाति हो, सिर्फ एक राजपूत जाति से हम, इसलिए राजपूत जाति की बात नहीं, जी आप सभी जातियों को जो पीछे लोग हैं, बात पूरी कर ले लीजिए, जो पीछे लोग हैं वो निश्चित रूप से सभी जाति में जो न्याय पसंद लोग हैं वो पसंद भी करते हैं आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, और वो जो उस समाज में कोई कमजोर है तो उसको निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर अगली पंक्ति में लाने का प्रयास हमारा है, हमारी पार्टी का है। वसंत जी, मेरा मूलतः सवाल ये था कि आनंद मोहन की रिहाई का फायदा क्या जेडीयू को, महागठबंधन को मिलेगा? राजपूतों की सहानुभूति क्या नीतीश कुमार के लिए जागी कि हमारे नेताओं को बाकायदा नियम में बदलाव करके निकाल दिया है? राजपूत समाज के लोग ये भी कहते हैं आनंद मोहन जो है वो निर्दोष थे, 14.5 साल 15 साल उन्होंने सजा पूरी कर ली है। तो सवाल मूलतः वो था कि आनंद मोहन की रिहाई का जेडीयू के वोट बैंक पर या उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आनंद मोहन जी की रिहाई अकेले की नहीं है, उनके साथ अनेक लोगों को और अन्य जातियों के लोगों की भी रिहाई हुई है और एक कानून में बदलाव हुआ है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है, हम ऐसा मानते हैं और हम यह मानते हैं कि जिन्होंने फंसाया उन्होंने आज एक तरह से नाटक किया उनको निकालने का, वो तो अपनी पूरी सजा काट करके आए हैं और इस कानून के बाद भी जो जेलों में हैं उन कैदियों को भी उस कानून का लाभ मिलेगा। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने स्पष्ट समझ रखी है कि इन सवालों को इस रूप में समझना चाहिए और देखना चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। हमारे नेता ने सलाह भी दिया है कि वैसे लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनका बेल कराने के लिए परिवार की ताकत नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, सामाजिक या शैक्षणिक ताकत नहीं है कि वो जो बेल की प्रक्रिया है कोर्ट तक जा सके, उस लड़ाई को लड़ सके, तो निश्चित रूप से सरकार को इस विषय में काम करना चाहिए कि जो गरीब परिवार के, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, जेलों में बंद हैं और वो अपनी सजा भी पूरी कर चुके हैं लेकिन कोई बेल कराने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, उनकी रिहाई के लिए रास्ता बने और कोई कानून बने। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपसे ये होगा कि महागठबंधन सरकार एक नई शिक्षक नियुक्ति प्रणाली लाई है कि सबको बीपीएससी का एग्जामिनेशन पास करना होगा और इस मसले को लेकर देखा जा रहा है कि महागठबंधन ही दो फाड़ में बट गई है। जो भाकपा माले एक महागठबंधन का एक मौजूदा स्तंभ है, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यहाँ तक कि कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो कहा था कि हमने सबके साथ सामंजस्य बिठा लिया है, तो कहा कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है इन शिक्षक की जो भर्ती जो प्रणाली है, इसको लेकर क्या आप नीतीश कुमार की जो नीति है उसे इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो फैसला शिक्षकों के सवाल पर जो लिए हैं गुणवत्ता के लिए,
ये इससे पहले हम लोग शिक्षा के सवाल पर पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार भर में हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोगों ने उस समय जो सलाह दी सरकार को, उसमें एक सलाह यह भी था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो। और ठीक है, नीतीश कुमार जी को यह सलाह हम लोगों ने 10-12 साल पहले दिया। आप कह रहे हैं कि 10-12 साल पहले आप लोगों ने ये सलाह दी थी और ये 12 साल बाद उनको समझ में आया और अपने सरकार का 18 साल चलाने के बाद ये बात समझ में आया। आप ये सवाल हम लोगों ने किया है और हम इस मंच से भी आप करना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप बीपीएससी के माध्यम से जिन शिक्षकों को बहाल करना चाहते हैं, तो इस 18 वर्षों में जो बच्चों की पढ़ाई हुई, उन बच्चों का भविष्य आप कैसे वापस हो सकता है? उनकी शिक्षा जो अधूरी रह गई, जो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुई, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि वो अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आगे काम कर सके? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को इन सवालों से कोई लेना, शिक्षा के सवाल से, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, इन जो मौलिक जनता का सवाल है, जनता के सवालों से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सत्ता और कुर्सी से प्रेम है। और हम लोगों ने कहा है, जैसा कि आप जानना चाहते हैं, कि हम लोगों ने कहा है कि जो शिक्षक बहाल हैं उनको बीपीएससी की परीक्षा निश्चित रूप से लें और जो लोग पास कर जाते हैं उनको निश्चित रूप से, जो कह भी रही है सरकार कि हम उनको सरकारी शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, राज्यकर्मी की दर्जा देंगे। लेकिन जो शिक्षक जिस पर पूरे परिवार का परवरिश का जिम्मेवारी हो गया है, उनको शिक्षा में उस तरीके से लगाने से तो फिर वही गुणवत्ता इसके सवाल पर बना रह जाएगा सवाल। तो वो फिर बीपीएससी की परीक्षा फेल कर जाने के बाद वो पढ़ाई कराने लगेंगे क्या? नहीं कराएंगे तो फिर शिक्षा के कार्य में उनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने कहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल ने कहा है कि उन शिक्षकों को सरकार के ऐसे विभागों में लगाया जाए और उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले जहां पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं हो। तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणवत्ता के सवाल पर तमाशा नहीं बल्कि कोई सकारात्मक कदम होगा। चलिए, अगला सवाल ये है कि आप लोगों ने ऐलान कर रखा है, आप लोग की मीटिंग हुई थी कि आप लोग जल्द ही संगठन का विस्तार करेंगे, तमाम जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी और ये कहा जाता है कि आप लोगों ने जेडीयू में जो है सेंधमारी की तैयारी कर ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कहा था जेडीयू को चुनौती देते हुए कि हिम्मत हो तो टूट को रोक सको तो रोक लो। क्या वाकई में जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो उसमें कुछ ऐसे नेता हैं या कितने नेता हैं जो जेडीयू से आपकी पार्टी में आने वाले हैं? हमारे नेता ने ठीक ही कहा था जी। अनेक जनता दल के एक नहीं अनेक नेता जी हमारे आदरणीय नेता हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। वो घुटन महसूस कर रहे हैं जी। जहां उन लोगों ने जो समता पार्टी के समय से जो 2005 वाली सरकार से पहले वाली जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी वहां घुटने टेक दिए हैं, तो निश्चित रूप से वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और वो आज जो वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हुआ है, ये उसी संघर्ष के साथियों की समझ जो 2005 से पहले वाली सरकार थी, जो अराजक सरकार थी, अपहरण वाली सरकार थी, हत्या वाली सरकार थी, अराजकता वाली सरकार थी, बलात्कार वाली सरकार थी और जबरदस्ती वाली जो सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ संघर्ष करके हजारों लोगों ने, नौजवानों ने इस प्रदेश में अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, शहादत दी है, तब जाकर के समता पार्टी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन आज वो सरकार 18 सालों के बाद कहाँ चली गई? आज कहाँ नतमस्तक है? आज कहाँ वो घुटने टेक दी है? तो निश्चित रूप से जो लोग सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, जो लोग एक समाज से आज बिहार जिस तरह से त्रस्त है, उस त्रस्त से बिहार को बाहर रखना चाहते हैं, बिहार को विकास की पटरी से भटकने नहीं देना चाहते हैं, जहां आज बिहार विकास किया है उससे आगे ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी पार्टी, हमारे नेता की ओर देख रहे हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जनता दल यू बिहार में समाप्त हो जाएगी और जनता दल यू के एक नहीं सभी नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता और नेता के रूप में आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। वो भाजपा में जा सकते हैं, वहां भी सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता हैं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं अगर जेडीयू में टूट होती है तो
आपकी पार्टी में आएंगे, क्योंकि सुशील मोदी को देखें या फिर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो किस आधार पर आप ये कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से ही वो जुड़ेंगे, वो बीजेपी में जा सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू के समता पार्टी के काल से ही स्वाभाविक लीडर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कोई कार्यकर्ता अपने नेता जिसके को आदर्श माना है, जिसके नेतृत्व में काम किया है, जहां बेहतर महसूस किया है, निश्चित रूप से वहां जाना चाहेगा। तो स्वाभाविक लीडरशिप हमारी पार्टी और हमारे नेता के नेतृत्व में उनको मिलेगा। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनता दल और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में काम करने में सहजता महसूस करेंगे और गौरव भी महसूस करेंगे। चलिए, अगला सवाल ये है, अंतिम सवाल होगा कि खबर ये है कि मई लास्ट में या जून के पहले सप्ताह में अमित शाह जो है तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं जिनकी संभावना है कि वो शामिल हो सकते हैं, उन तमाम दलों को बुलाएंगे और बातचीत होगी। क्या आपको ऐसी कोई खबर वाकई में है? और अगर मीटिंग होती है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या विकल्प है? अमित शाह से मुलाकात तो जरूर होती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुलकर नहीं बताते हैं कि क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है। तो आपको क्या एनडीए में लग रहा है, आप लोग को मान सम्मान मिलेगा? जो आप लोग की मांग है, क्या वो मांग मानी जाएगी? या फिर आप लोग से जब सवाल पूछा था, आप कहते हैं कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वक्त आने पर बताएंगे। आपकी राजनीति जो है वो जंगल राज के खिलाफ है, आप लगातार कहते रहे। तो एक ही विकल्प आपके पास बचता है बीजेपी का एनडीए में जाने का। तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि वक्त आने पर बताएंगे कि हम किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? ठीक ही हमारे नेता 2-3 सवाल हैं, 3 सवाल के जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से आप इस चीज़ को एकदम स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि हमारी एकदम स्पष्ट समझ है हमारी पार्टी, हमारे नेता के कि किसी भी हाल में हम 2005 से पहले वाली जो सरकार थी, वो लोग जो आज कपड़ा बदल रहे हैं, बंडी सिलवा रहे हैं, और वो अपने नेतृत्व में, अपने नेता के नेतृत्व में जो सरकार की कल्पना और बिहार को फिर से गर्त में ढकेलने की बात सोच रहे हैं, उनका ये सपना रह जाएगा। निश्चित रूप से गठबंधन की राजनीति का दौर है, तो हमारा गठबंधन निश्चित रूप से होना है, लेकिन इसके लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी किसके साथ होना है, अधिकृत है, वो हमारे नेता अधिकृत हैं, वो फैसला लेंगे और जहां कहीं भी वो गठबंधन में जाएंगे, पूरी पार्टी, और पूरी पार्टी नहीं, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की तारीख में बिहार में जो गरीब गुरबा है, जो खेतों और खलिहानों में रहने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर बिहार में कोई सामाजिक न्याय के नेता के रूप में अगर किसी को देख रहा है तो हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और निश्चित ही आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो चुनाव होगा, हम यह भी आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारे नेता के नेतृत्व में वो सरकार बनेगा। और गठबंधन का दौर है तो निश्चित रूप से गठबंधन की और पार्टियां होगी, सबके साथ सम्मान का भाव होगा, और उसमें गठबंधन की बात के लिए हमारे नेता अधिकृत हैं, तो उस विषय पर हमारे नेता जब घोषणा करेंगे फिर उस विषय पर। ऐसे तो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन यहाँ से एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप कहते हैं हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में जाएंगे नहीं, तो क्या आप तीसरे विकल्प की भी बात कर रहे हैं? नहीं, हम इशारा उस तरफ है? नहीं, हम हर विकल्प के लिए हम अपने नेता को अधिकृत किए हैं, और तैयारी जब हम नेता को अधिकृत कर दिए हैं तो फिर अब हमारी तैयारी है और हमारे पार्टी की कार्यकर्ताओं का सवाल ही नहीं। पूरा अभी राजगीर शिविर में आपने देखा होगा, राजगीर शिविर में पूरे बिहार से कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे, और सब लोगों ने सर्वसम्मति से अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत किया है। तो हमको भरोसा है हमारे नेता जो फैसला लेंगे वो कार्यकर्ताओं, पार्टी सहित बिहार के हित में वो फैसला होगा, और निश्चित रूप से वो फैसला बिहार के लिए आने वाले दिनों में स्वर्णिम युग की शुरुआत का होगा, और हम एक नए बिहार बनाने में सफल होंगे। चलिए, तो हमने ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, सह प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे अलग अलग मसलों पर बात की, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों वाला मसला हो, या फिर आनंद मोहन के मसले पर बात हो, या फिर जो मीटिंग होने वाली है उसमें बीजेपी के साथ क्या कुछ हो सकता है। तमाम मसलों पर हमने सवाल पूछा और काफी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।